हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार विधानसभा सचिवालय एएसओ और एसीटी के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि उसमें पीएससी के क्वेश्चन और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि जो पीएससी के क्वेश्चंस हैं, जो यूपीएससी के क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के रेलिवेंट है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। यह जो है वो पार्ट 1 होगा लेक्चर का, और ऐसे ही करके हम लेक्चर्स को बढ़ाते जाएंगे इफ आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज मैं नहीं करवाऊंगा। यह जो लेक्चर होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सवाल लिखे हुए होंगे। मैं जो बोलूंगा वो हिंदी में ही बोलूंगा और थोड़ा बहुत इंग्लिश यदि होगा तो मैं बोल दूंगा। ठीक है? तो मेरा नाम है सौरभ सिंह। चलिए हम वीडियो को देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसमें हमको करनी है। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार विधानसभा सचिवालय जो परिषद का है या फिर आप सभा का है, इसकी आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारा जो है वो पेड क्लास चलता है। तो यदि आप पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल में दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे बात कर सकते हो, बात नहीं मैसेज कर सकते हो 94 71 96 58 40। ये है टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आपको 10 जो है वो टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो तो आप जो है वो जुड़ सकते हो। बिहार विधानसभा सचिवालय से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पे एक जगह आपको मिल जाएगा, इस जो है वो प्लेलिस्ट में। यहाँ पे आपको सारे पीवाई क्यू मिल जाएंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, जो चीजें हैं वो हमें किस लेवल की पढ़नी है। मैं एकदम आपको वार्न कर दूं कि मैं वैसी चीजें यहाँ पे आपको नहीं दिखाऊंगा, ऐसी चीजें आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो ही नहीं, बस आपको अच्छा लगे। तो वैसे नहीं, जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा उसे मैं करवाऊंगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। नहीं लगेगा तो सीधा मैं बंद कर दूंगा। ये मेरा एक वार्निंग टाइप सा है। ठीक है? तो सबसे पहला सवाल हमारा जो है वो भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है उससे है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उनमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं, उन वर्ड्स का जो है वो अरेंजमेंट कैसा है, उनका क्रम कैसा है, ठीक है? उनका करेक्ट ऑर्डर क्या है? ये पूछा जाता है जब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ऐसे करके है ना पूरा। तो वो उनका क्रम क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रस्तावना को देख लीजिए। We the people of India having solemnly resolved the constitution constitute India into a, पहले सॉवरेन आता है, उसके बाद सोशलिस्ट आता है, तब सेकुलर आता है, तब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आता है। ठीक है? मतलब सबसे पहले आता है प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो सबसे पहले आया क्या? सोवरेन की बात आई। उसके बाद कौन सा आया? तो पहला नंबर पे आया सोवरेन। दूसरा नंबर पे क्या आया? दूसरा नंबर पे आया समाजवादी। ठीक है? तीसरा नंबर पे क्या आया? तो तीसरा नंबर पे आया पंथ निरपेक्ष। चौथा नंबर पे क्या आया? तो चौथा नंबर पे लोकतांत्रिक आया। तो ये 4 नंबर हो गए। ठीक है? ऐसे आए। उसके बाद से है ना जो आगे चल के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय देना है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास की स्वतंत्रता देनी है, उपासना की भी स्वतंत्रता उसमें रहेगी। आपको अवसर की समानता प्राप्त करवाएंगी और उसमें व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करेगी। और जो फ्रेटर्निटी बढ़ाएगी, जो बंधुता बढ़ाएगी, उस पे भी हम बात करेंगे। तो ऐसे करके है, तो ये 4 ही क्रम आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले संप्रभु होगा, ठीक है? सबसे पहले संप्रभु होगा, दूसरा जो होगा वो समाजवादी होगा, तीसरा जो होगा वो पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष कह लो, और चौथा जो होगा वो लोकतांत्रिक होगा। इस तरह से आप जब क्रम देखिएगा तो आपको कौन-सा मिलेगा? पहला तो सोवरेन है, दूसरा जो है वो सोशलिस्ट है, तीसरा जो है वो सेकुलर है और चौथा जो है वो डेमोक्रेटिक है। चौथा जो है वो डेमोक्रेटिक है। तो इस तरह से ऑप्शन हमें जो बी आंसर बन जाएगा। अब ये जो प्रियम्बल है, ये किसके द्वारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था प्रियम्बल? कौन इसको इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है?
और जवाहरलाल नेहरू ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसको जो है वो जैसे कब इंट्रोड्यूस किया था, ये सवाल पूछा जाता है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो प्रस्तावना लाया गया, प्रियम्बल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें जो है वो हमारा संविधान कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, वो इसका इंट्रोडक्शन होता है। उसकी झलक यहाँ पे प्रस्तावना में दिखती है। तो इस जो इंट्रोड्यूस किया गया 13 को, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसने कब इसे स्वीकार किया? सवाल कई सारे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ना इसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कहा कि हाँ, हम इस पे बात करेंगे। चलो, हम इस पे बात करते हैं। उसके बाद डेट आती है 26, उसके बाद आती है 26 नवंबर। काफी इस पे बात हुई, विचार विमर्श हुआ। उसके बाद संविधान सभा ने को 26 नवंबर 1949 को, जो कि प्रस्तावना में ये डेट है वो लिखी हुई है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा इसको स्वीकार किया गया। ठीक है। और उसके द्वारा जब लागू कब से हुआ, कब से इंप्लीमेंट हुआ, तो 26 नवंबर बोल रहा हूँ, 26 जनवरी। ठीक है। 26 जनवरी 1950 से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये लागू हो गया प्रियम्बल। ठीक है। तो सवाल यह भी उठा कि आखिर ये प्रियम्बल जो है वो नेहरू के द्वारा दिया गया, क्या यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के बाद ही किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। तो इसमें जो है वो कोर्ट में एक केस आया 1950 में। 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे एक केस आया, गोपालन वर्सेस भारत सरकार। ठीक है। गोपालन वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट। तो गोपालन वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट एक केस आया 1950 में। इसमें कहा गया कि प्रियम्बल जो है ना, वो संविधान का पार्ट नहीं है। तो गोपालन का जजमेंट कब आया, यह आपसे सवाल जो है वो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो गोपालन केस जो था उसका जजमेंट 1957 में आया। और इसमें कहा गया कि जो प्रियम्बल है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है। आगे चल के जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, तो पूर्वी पाकिस्तान बना था, जिसको आप बांग्लादेश बोलते हो, वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है। तो वहां से भारत के जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे, जो अभी भी चलते हैं, उस बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए कुछ जो है वो एरियाज जो थे, कुछ जो क्षेत्र थे, उनको बांग्लादेश को दिया जाना था। इस संदर्भ में एक केस आया कि आखिर हम कैसे दे सकते हैं अपने देश के जो हमारा जो क्षेत्र है उसको हम दूसरे देश को कैसे दे सकते हैं। इस संदर्भ में एक केस आया 1960 में, बेरूबारी वर्सेस भारत सरकार। ठीक है। कौन सा केस आया? वेरूवारी वर्सेस भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। ये केस आया, ये आया 1960 में। यह जो केस है वो 1960 में आया। इस केस में कहा गया कि जो संविधान है, जो प्रियम्बल है, वो संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है। जो प्रियम्बल है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ संविधान। और इस तरह से बेरूबारी को जो है वो दे दिया गया बांग्लादेश को। अभी जो बेरूबारी था उस समय कहाँ था? तो उस समय ये पश्चिम बंगाल में था, लेकिन अभी कहाँ है? तो ये अभी एक बांग्लादेश में ये क्षेत्र पड़ता है। ये बांग्लादेश में क्षेत्र पड़ता है। आगे चलकर 1967 में एक और केस आया, जिसको कहा जाता है गोलकनाथ। वो केस था गोलकनाथ, काफी इंपॉर्टेंट ये केस रहा। गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस भारत सरकार, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार, नॉट भारत सरकार, पंजाब सरकार। ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। ये इंपॉर्टेंट इस नजर में रहा क्योंकि इस जो केस था, उस केस में पहली बार माना गया कि जो प्रस्तावना है वो विधि को जानने का अधिकार है। विधि को जानने का एक जो लॉ होता है ना, जो लॉ होता है,
उसको जानने का एक तरीका है, विधि को जानने का एक तरीका है, लॉ को जानने का एक तरीका है, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। 1967 में भी प्रिएम्बल जो है उसको केवल माना गया कि यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन को जानने का एक तरीका के रूप में इसको कहा गया। आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस आया 1973 में, 1973 में, जिसे आप जानते हैं केशवानंद भारती। ठीक है, यहाँ पे केस आया केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, ये केस आया था। इसमें जो जजमेंट आया उसमें कहा गया कि जो प्रियम्बल है ना, जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और इसी केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है, उसकी बात कही गई। ठीक है, आधारभूत संरचना है कि कुछ संविधान है, उसकी आधारभूत संरचना है, कुछ बेसिक उसके पिलर हैं। यदि वो खत्म हो जाता है तो फिर संविधान का कोई मतलब होता ही नहीं। तो इस कारण से ही बेसिक स्ट्रक्चर में आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो जब तक कि सीजेआई ना चाहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब तक ना चाहे, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। और सीजेआई ही ये बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कौन है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कौन है। केशवानंदी भारती जो केस है वो सबसे बड़ी बेंच इसमें बैठी थी। बेंच उसको बोलते हैं जब दो या दो से अधिक जज बैठते हैं, तो वो बेंच कहलाता है। तो इस जो केस था इसमें 13 जजेस बैठे थे। ठीक है, 13 जजेस जो है वो बैठे थे, तो ये सबसे बड़ा बेंच रहा था अभी तक के लिए। ठीक है, सबसे बड़ा बेंच रहा था। प्रस्तावना के बारे में यूपीपीएससी में एक सवाल आया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आया था, कि हमें ना प्रस्तावना में कितने टाइप के जो है वो स्वतंत्रता मिला है, कितने टाइप का हमें न्याय मिला है, कितने टाइप की हमें क्षमता मिली है, यह सवाल पूछा गया था। तो इस संदर्भ में सबसे पहले जानने के लिए आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले बात आती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना आपको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह जो शब्द है वो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके द्वारा जोड़ा गया था। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़ा गया था। तो यह भी प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, यह भी प्रश्न है जो पूछा जाता है, तो आपको यह याद रखना है। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि भारत में भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। देखिए न्याय कितने प्रकार की है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। अब स्वतंत्रता की बात करें कि स्वतंत्रता भारतीय संविधान में कितने प्रकार की दी गई है, तो देखिए कितने प्रकार की दी गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की यहाँ पे आपको स्वतंत्रता दी गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद समता की बात आती है कि कितने प्रकार की आपको क्षमता दी गई है। तो समता देखिए आपको प्रतिष्ठा की, आपको आपकी जो डिग्निटी है उसकी क्षमता है, आपको अवसर की क्षमता है, तो आपको 2 प्रकार की क्षमता दी गई है, 2 प्रकार की क्षमता, समानता जो है वो 2 प्रकार की आपको दी गई है। बंधुत्व की बात करें तो बंधुत्व केवल और केवल 1 प्रकार की है, बंधुत्व जो है वो 1 प्रकार की ही है। इससे सवाल बार-बार पूछे जाते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये आपको याद रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रिएम्बल है, इसको कई सारे जो विचारक हैं, उन्होंने अपने-अपने हिसाब से इसको कहा है। जैसे पालकी वाला ने कहा है कि यह जो संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है। यह किसने कहा है? तो ये पालकी वाला ने कहा है। ठीक है? तो पहला पालकी वाले ने कहा है कि संविधान का परिचय पत्र है। अलादीन स्वामी ने कहा है कि प्रस्तावना जो है वह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। वो किसने कहा है? तो कृष्ण स्वामी ने कहा है। के.एम. मुंशी ने इसे जन्म कुंडली कहा है। तो कई टाइप के प्रश्न जो है वो आपसे प्रस्तावना में पूछे जा सकते हैं।
तो आप जो है वो इसको ध्यान में रखें कि जो प्रस्तावना है ना, इसको कहा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? तो इतना ही आपको प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएँगे, तो ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न यदि आपसे पूछे जाते हैं तो आपको जो है वो इस टाइप के प्रश्न को बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है वो मतलब इस टाइप के प्रश्न को आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है? तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न आपको फिजिक्स से पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न आपको फिजिक्स से पूछा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा, वो कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसका क्वथनांक जो है वो घट जाता है। कब? जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब हम हाइट को बढ़ाते हैं, हाइट को हम इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है। जब देखिए, जब पहाड़ पे आप जाते हो, वहां खाना बनाते हो, तो वहां चीजें क्यों नहीं पकती? चीज़ों को बोलते हैं ना कि पकता नहीं है, तो वो क्यों नहीं पकती? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है। पहले जो बॉइलिंग पॉइंट 100 था, पहले जो बॉइलिंग पॉइंट जो था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आप आओगे तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी नॉर्मल एल्टीट्यूड पे। लेकिन जैसे ही एल्टीट्यूड आपने बढ़ाया, जैसे ही हाइट आपने बढ़ाई, जैसे ही ऊँचाई आपने बढ़ाई, तो ये ना पहले 100 डिग्री पे बॉयल होता था, अब ये 80 डिग्री पे ही बॉयल हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो गया, मतलब ये पकेगा खाना? नहीं पकेगा। तो पहला जो कथन है वो तो सही हो जाएगा। यहाँ से यह समझ में आया ना? पहला जो कथन है वो सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है कि वायुमंडलीय दाब जो है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो कि पारा के अनुसार ही चलता है हमारा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करता है विथ एल्टीट्यूड। जब आप यहाँ पे बोला जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है जब हम हाइट को बढ़ाते हैं, एल्टीट्यूड को बढ़ाते हैं। तो ये जो है वो गलत है। हाइट को बढ़ाने से ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे आता है, कमता है, ठीक है? लगभग जो है वो ये कमता ही है, तो ये याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ से हमारा आंसर कौन बना? तो दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है? दूसरा गलत हो जाएगा। तो पहला जो है वो सत्य हो गया और आर जो है वो असत्य हो गया। दूसरा जो है फॉल्स हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ से ए बनेगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए वही जो है वो लिखा गया है कि क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव उबलकर वाष्प में बदलता है, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर व्हिच लिक्विड बॉयल एंड टर्न टू वेपर। पानी का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो मैंने बता दिया है, ठीक है? और जो है वो यदि वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अधिक हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक हो जाता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। याद रखिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है? और जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है, वैसे-वैसे जो है वायुमंडलीय दाब जो है, वो घटता जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जैसे-जैसे बढ़ता है, उसके बाद जो है जो है वो क्या बोल रहा हूँ, जैसे-जैसे वायुमंडलीय दाब जो है वो ऊँचाई बढ़ती है, जैसे-जैसे हाइट बढ़ती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घटते चला जाता है। यही चीज़ें मैंने बताई, ठीक है? अब हमारा तीसरा प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न जो है, वो है कि कौन-सा ये शहर है जो अफ़गानिस्तान में नहीं है? अफ़गानिस्तान में नहीं है। तो ये आपको रट लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो फरगाना और समरकंद जो है, ये दोनों उज़्बेकिस्तान में है। ये वाला जो फरगाना है और ये जो समरकंद है, ये दोनों उज़्बेकिस्तान में है, नॉट अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में ये नहीं है, तो अफ़गानिस्तान में कौन-कौन है? तो अफ़गानिस्तान में कंधार और गजनी है। तो कंधार और गजनी कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो यहाँ से फरगान और समरकंद दोनों उज़्बेकिस्तान में स्थित है और गजनी और कंधार जो है, वो दोनों अभी अफ़गानिस्तान में है। गजनी और कंधार आपको जो है वो अफ़गानिस्तान में है, तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। 1 और 3 जो कि यहाँ पे कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। तो 1 और 3 होगा गजनी और कंधार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फरगाना और समरकंद दोनों उज़्बेकिस्तान में स्थित है, जबकि गजनी और कंधार जो है वो वर्तमान में अफ़गानिस्तान में स्थित है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो 1 और 3 होगा, यहाँ पे 2 और 4 जो लिखा हुआ है ना, ये 1 और 3 होगा, ठीक है? देख लीजिएगा। उसके बाद आता है मेडिएवल इंडिया से कि सैयद वंश जो है, आप मेडिएवल इंडिया में वंशों को देखते होंगे, तो उसमें सैयद वंश था।
तो सैयद वंश के बाद जो जो सैयद वंश के जो राजा थे, उनका क्रम आपसे पूछा जाएगा, तो उनको अरेंज करना है, कैसे-कैसे उनकी क्रोनोलॉजी थी। तो सैयद वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का 4th वंश था। जैसे गुलाम वंश से स्टार्ट होता है ना, स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट होता है, गुलाम वंश से स्टार्ट होता है, गुलाम तुगलक खिलजी, ऐसे करके चलता है ना, सैयद लोदी। तो सैयद वंश जो था वो 4th नंबर पे आता है। सैयद वंश का जो फाउंडर था वो खिज्र खां था। तो जब फाउंडर खिज्र खां था तो सबसे पहला नंबर पे तो यही आएगा, खिज्र खां। तो खिज्र खां था, ठीक है? शासक जो था वो खिज्र खां था। उसके बाद जो है वो मुबारक शाह आया। उसके बाद जो है वो मुबारक शाह आया। मुबारक शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह आया। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आया। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, पहले एक होगा, उसके बाद मुबारक शाह हो गया दूसरा नंबर पे, मुबारक शाह हो गया दूसरा नंबर पे, उसके बाद तीसरा नंबर पे हो गया मुहब्बत शाह, और चौथा नंबर पे जो हो गया वो हो गया अल्ला अलाउद्दीन आलम शाह। यह जो एग्जैक्ट एकदम याद रख लीजिए, यही पूछा जाएगा, एकदम रट लेना है, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए सवाल। ठीक है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न प्रकार के अपरदन पर विचार करिए। जो इरोजन है वो बहुत सारे होते हैं, तो उन इरोजन का जो क्रम है वो आपको बताना है कि कैसे कैसे जो है वो इरोजन होता है, उनका क्रम में आपको बताना है। तो निम्नलिखित प्रकार के अपरदन पर विचार कीजिए तथा इन प्रकार के अपरदन के कारण खेत में मृदा हानि के बढ़ते क्रम में संदर्भ में इन्हें सही क्रम में बताइए कि जो सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा किसमें होगा। सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो वर्षा के कारण 4 प्रकार के आपको सॉइल इरोजन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के अपरदन के कारण जो है वो सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी हानि होती है। तो इनका बढ़ते क्रम जो होगा वो होगा, सबसे पहले तो आएगा इसका जो सीक्वेंस में स्प्लैश इरोजन, ठीक है? स्प्लैश कटाव सबसे पहले आएगा, तो ये जो है वो स्प्लैश कटाव सबसे ज़्यादा वह डिटरेटिंग होगा, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। उस स्प्रेस के बाद आएगा सीट इरोजन, उसके बाद आएगा सीट इरोजन, ठीक है? तो दूसरे नंबर पे आएगा सीट इरोजन। दूसरे तीसरे नंबर पे आएगा रिल इरोजन, तीसरे नंबर पे आएगा रिल इरोजन, और चौथे नंबर पे आएगा गली, जिसको अविनालिका भी बोलते हैं। चौथे नंबर पे आएगा गली। पहला नंबर पे कौन है? पहला नंबर पे आएगा 2। तो 2 देखिए कहाँ ऑप्शन में है, यहाँ और यहाँ है, ठीक है? तो ये और ये तो हट गया। तो ये 2 बचा। उसके बाद पहला हो गया, और दूसरे नंबर पे कौन आया? तो दूसरे नंबर पे सीट इरोजन आया। दूसरे नंबर पे सीट इरोजन आया। तो सीट इरोजन कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे एनिसेंट इंडिया से पूछा जाए कि गुप्त काल के दौरान प्रशासनिक विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो था गुप्त पीरियड में, उसका क्या क्रम है? कैसे था? कौन बड़ा था? कौन छोटा था? तो गुप्त काल में जो प्रशासनिक विभाजन थे, वो सबसे पहले आता था भुक्ति। सबसे पहले जो था वो उसको भुक्ति बोलते थे, भुक्ति। और भुक्ति के बाद आता था भुक्ति के बाद आता था विष्य, ठीक है? भुक्ति के बाद आता था विष्य, विष्य। उस विष्य के बाद आता था विधि, उस विष्य के बाद आता था विधि, और उस विधि के बाद आता था सबसे जो छोटा था, वो ग्राम था। वो ग्राम था, गाँव था। तो सबसे छोटा गाँव हो गया, उसके उससे बड़ा विथि हो गया, उससे बड़ा विश्या हो गया, और उसके बाद भुक्ति हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू द शेड्यूल्ड एरिया। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ से सही है। ठीक है? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करते हैं, तो हाँ, ये तो सही है। ठीक है? भारत के राष्ट्रपति जो ही हैं वो भारत के अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। ठीक है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसी को यह पावर होता है कि किसी भी एरिया को नोटिफाइड कर सकता है कि वो जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट से शेड्यूल्ड एरिया है। ठीक है? वो शेड्यूल्ड एरिया है। अनुसूचित क्षेत्र वाले जो राज्यों को 20 सदस्यों तक के साथ एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य जो होते हैं उनको जातीय सलाहकार परिषद का गठन करने की आवश्यकता होती है। तो यह भी जो है वो सही है, दोनों सही है।
कितने सदस्य इसमें हो सकते हैं? तो इसमें 20 सदस्यों तक, मैक्सिमम 20, इससे कम हो सकता है। ये जो है वो सीडीएस में भी पूछा गया है और ये तो यूपीपीएससी में पूछा ही गया है। ठीक है? तो ये यूपीपीएससी और सीडीएस दोनों एग्जाम में पूछा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो यहाँ से आंसर कौन सा बनेगा? दोनों सही है, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट आता है, पॉलिटी से ही सवाल है कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में क्या सही है। तो वह प्रधानमंत्री के साथ पर्यंत पद धारण करता है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या ये ऐसा होता है? तो नहीं, वो तो राष्ट्रपति के जो है वो प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करता है। प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंट होगा, नॉट प्राइम मिनिस्टर। तो पहला तो गलती हो गया। दूसरा हो गया, वह संसद सदस्य के विशेषाधिकारों का हकदार नहीं होता है। तो नहीं, यह भी तो गलती है। उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो है वो प्रिविलेज मिला होता है, उसे विशेष अधिकार मिला होता है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने नहीं होने के कारण भी उसके जो उसमें पार्टिसिपेट करता है, कर सकता है। हालांकि वो वोट नहीं कर सकता है, लेकिन पार्टिसिपेट तो कर ही सकता है। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में जो है वो मेंशन किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करता है। तो यहाँ पे दोनों जो है वो गलत हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों गलत है, तो नाइदर वन और नॉट टू इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। उसके बाद स्विमिंग पूल जो होती है, स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई कम दिखाई देती है, क्यों? क्या इसका कारण है कि जो है वो स्विमिंग पूल की गहराई जो होती है वो वास्तविक से ही कम दिखाई देती है? तो इसका कारण होता है अपवर्तन, इसका कारण हो जाता है रिफ्रैक्शन। एक इसका कारण होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण ही उसकी वास्तविक गहराई से वो कम दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि जब ग्लास में आप सिक्का डालते हो या फिर पेंसिल डालते हो, तो वो अपनी वास्तविक गहराई से कम ही दिखाई देता है। तो सेम जो है वो यही लगेगा, रिफ्रैक्शन के कारण। जब प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा जाती है, एक माध्यम से, जैसे ये क्या है? ये एक पोर्ट है। अब इस पोर्ट में जो ऐसे जो प्रकाश जाएगी, तिरछा जाएगी, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब तिरछा गमन करती है, तो वो दूसरे माध्यम में प्रकाश के संचरण की दिशा जो है वो बदल जाती है, उसकी जो डायरेक्शन है जाने की वो चेंज हो जाती है। अब जो डायरेक्शन चेंज होती है ना, वही डायरेक्शन चेंज होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। वही डायरेक्शन चेंज होना वो अपवर्तन कहलाता है। ठीक है? वही डायरेक्शन चेंज करना, यहाँ तक तो ठीक थी। लेकिन उसके बाद ना ये चेंज कर देगा अपना डायरेक्शन, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो वो जो डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है? वो जो डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है, उस डायरेक्शन चेंज के कारण ही ना ये जो है वो थोड़ा ऊपर दिखने लगता है, थोड़ा-सा ऊपर दिखने लगता है। प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण ही, प्रकाश का जो रिफ्रैक्शन का घटना होता है, उसी के कारण ही जो वास्तविक गहराई से जो है वो कम दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको सवाल है, यहाँ पे याद रखिएगा, 2 स्टेटमेंट दिया गया है और बोला गया है कि कौन सही है, कौन गलत है, ठीक है? इस संदर्भ में हम देखते हैं। तो सबसे पहला आपसे कहा जा रहा है कि 5 आइज़, एक टर्म है 5 आइज़, वो क्या है? तो 5 आइज़ जो है, वो इंटेलिजेंस अलायंस है 5 कंट्री का, जिसमें यूएसए आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और न्यूजीलैंड आता है। तो 5 आइज़ जो है वो एक खुफिया गठबंधन है 5 कंट्री का। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो हाँ, ये जो है वो सही है, एकदम रट लीजिएगा। ठीक है? फाइव आइज़ जो है, जिसको एंग्लो-स्फियर खुफिया गठबंधन है, ठीक है? फाइव आइज़ जो है, वो एंग्लो-स्फियर खुफिया गठबंधन है, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो शामिल है। ठीक है? ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वे स्टोन घोस्ट, ये जो है वो स्टोन घोस्ट एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो वो स्टोन घोस्ट नाम का एक जो है वो सामूहिक ग्रुप है, एक ग्रुप होता है डेटाबेस का, जिससे वो अपने देश में जो सामूहिक खतरा होता है, उसके लिए वो काम करते हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करते हैं। क्या यह भी सही है? तो हाँ, दोनों सही है। यह भी है, वो सही है। अब क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है? क्या वो सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है? तो हाँ, क्योंकि ये फाइव आइज़ है जो वो खुफिया ग्रुप है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी है
और उस इंटेलिजेंस एजेंसी का काम कैसे होता है, तो स्टोन घोस्ट के द्वारा ही जो है वो अपनी जानकारी वो साझा करता है। तो ये तो सही तो है ही, बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर आर ट्रू, और करेक्टली एक्सप्लेनेशन भी वो कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ से बन जाएगा। आपके एग्जाम में इस टर्म से सवाल पूछे जा सकते हैं कि फाइव आइज क्या है, जो स्टोन घोस्ट क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेगापोलिस शब्द का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? मेगापोलिस शब्द, यह भी जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए। तो मेगापोलिस शब्द जो है वो जीन गॉटमैन के द्वारा किया गया था, जीन गॉटमैन के द्वारा किया गया था। पेरिस विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं जीन गॉटमैन। उन्होंने अपने जो स्टडी वो कर रहे थे, उसी में मेगापोलियन शब्द को अमेरिका की एक जो है वो इकाई के शहरीकृत पूर्वोत्तर समुद्र तट के विश्लेषण के रूप में लागू किया है। तो आपसे सवाल किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपनी स्टडी में किसके बारे में बताया है। तो उन्होंने बताया है कि मेगापोलिस जो है वो एक अर्बनाइज्ड नॉर्दर्न ईस्ट सी बोर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। तो इसका जो इधर का जो सी बोर्ड है, नॉर्दर्न ईस्ट का जो सी है, ये मानेंगे। तो वहां पे जो है वो उसके लिए ही इन्होंने जो है वो मेगापोलिस शब्द यूज किया था, तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीप क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप उस क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र में तीन तरफ से, जिस क्षेत्र में तीनों ओर से जो है वो वाटर हो, वाटर वाटर वाटर, और एक तरफ से जो है वो लैंड होता हो, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अरब प्रायद्वीप में कौन सा जो देश है वो नहीं है। अरब प्रायद्वीप में कौन-कौन से देश हैं वो आपको याद होने चाहिए। अरब प्रायद्वीप में कौन-कौन से देश हैं वो याद होने चाहिए। आप मैप को देखिए, तो वहाँ पे आपको बहरीन मिलेगा, आपको वहाँ पे बहरीन मिलेगा, आपको वहाँ पे कुवैत मिलेगा, आपको कुवैत मिलेगा, आपको वहाँ पे ओमान मिलेगा, आपको ओमान मिलेगा, आपको कतर मिलेगा, कतर मिलेगा, आपको यूएई मिलेगा, संयुक्त अरब अमीरात मिलेगा, ठीक है? उसके बाद यमन मिलेगा, यमन मिलेगा। उसके बाद यमन मिलेगा, उसके बाद इराक मिलेगा, दक्षिणी इराक, साउथ इराक, इराक हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा जॉर्डन, उसके बाद जॉर्डन। तो ये जो है वो अरब प्रायद्वीप में आते हैं, तो इनको ध्यान में रखिए। अब कौन नहीं आते हैं? कौन नहीं आते हैं? तो सीरिया जो है ना, वो अरब प्रायद्वीप में नहीं आता है, ठीक है? सीरिया जो है वो अरब प्रायद्वीप में नहीं आता। आप इस सीरिया का मैप देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सीरिया है वो नहीं है, ठीक है। तो आपसे नीचे दिए कूट में से सही उत्तर पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा नहीं है, तो केवल चार। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको बताना है कि कौन सा बैंक है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है वो बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कौन सा बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था, और उसके बाद आपको बताया गया है कि कौन सा कूट जो है वो सही है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद बैंक है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था। इलाहाबाद बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो जो इलाहाबाद बैंक है वो 1874 में नहीं किया गया था। इलाहाबाद बैंक का 1865 में किया गया था, ठीक है। 1865 में इलाहाबाद बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद आपसे पीएनबी की बात कर रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो आप जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक काफी इंपॉर्टेंट था उस समय, काफी इंपॉर्टेंट था। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट वो 1894 में किया गया था, 1849 में किया गया था। उसके बाद अवध कॉमर्शियल बैंक भारत का पहला बैंक था, तो ये कब किया गया था? अवध कॉमर्शियल बैंक को एस्टेब्लिश अवध कॉमर्शियल बैंक को 1881 में किया गया था। अवध कॉमर्शियल बैंक को 1881 में किया गया था। उसके बाद अलायंस बैंक ऑफ शिमला, अलायंस बैंक ऑफ शिमला, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1874 में किया गया था, 1874 में। तो ये तीनों तो बार बार एकदम पूछा जाता है एग्जाम में। इलाहाबाद बैंक तो 1865 में, 1865 में। उसके बाद जो है वो पंजाब नेशनल बैंक तो 1800, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, 49 लिखा हूँ, 1894 होगा। उसके बाद है अवध कॉमर्शियल बैंक तो 1881 हो जाएगा, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881। और शिमला वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपसे पूछा रहा है कि निम्न में से जो है वो कौन सा कूट जो है वो सही है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा।
3 4 2 1, ठीक है? 3 4 2 1। अवध कमर्शियल बैंक जो है वो 65 में आएगा, तो पहला का 3 लगेगा। तो पहला का जैसे ही 3 लगा, आपका जो है वो आंसर बन गया। ऐसे ही सॉल्व करना होता है, सब जानना थोड़ी ज़रूरी है। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि किडनी में जो स्टोन होता है, किडनी स्टोन वो किसके कारण होता है? तो किडनी का स्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण जो है वो किडनी स्टोन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सीधा यहाँ से आंसर बन जाएगा। कोई कुछ ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो गुदरी जो होता है, गुद्दे जो किडनी को बोलते हैं गुर्दा, तो किडनी का जो स्टोन होता है वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण जो है वो होता है। ठीक है, इसमें जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो एक फाउंडेशन तैयार करता है। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो फाउंडेशन तैयार करता है, जिसे रैंडल रैंडल कहा जाता है। ठीक ठीक है, रैंडल के सजीले टुकड़े कहा जाता है, इसे रैंडल का सजीला टुकड़ा कहा जाता है, रैंडल्स क्यू। को याद रखना है कि कैल्शियम फॉस्फेट ही वो फाउंडेशन तैयार करता है, जिससे जो है वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, और जो कैल्शियम फाउंडेशन तैयार करता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, आप याद रखिएगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो जो फाउंडेशन तैयार करता है, इस फाउंडेशन को कहते हैं रैंडल्स। रैंडल्स आप याद रखिए, रैंडल, आपको इसको कहते हैं रैंडल्स प्लेक्यू। रैंडल्स प्लेक्यूज, तो रैंडल्स प्लेक्यू इसको कहते हैं, मतलब कि रैंडल के सजीले टुकड़े इसको कहा जाता है। तो इस कारण से ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित से कौन सा जो आर्टिकल्स है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है वो आर्टिकल मैच्ड नहीं है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल जो है वो मैच्ड नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात थोड़ी यहाँ की गई है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात यहाँ पे थोड़ी की गई है, तो सीधा सा पहला ही गलती हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का 124 जो आर्टिकल है ना, वो सीधा बताता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा। तो 144 बताता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा, और उसकी स्थापना कैसी होगी, उसके गठन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ठीक है, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, इसके बारे में बात करती है। और 129 जो है ना, आर्टिकल 129 वह बताता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा कौन करता है? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में आर्टिकल 129 करता है। तो ये दोनों क्लियर हो गया, तो पहला ही हमारा आंसर बन जाएगा। अब ये भी तो सवाल आ सकता है, तो 132 क्या होती है? 132 जो है वो अपीलीय अधिकारिता है न्यायालय की। तो एपिलेंट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो आर्टिकल 132 है। आर्टिकल 143 क्या है? तो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति जो है वो एडवाइस ले सकता है। हालांकि राष्ट्रपति को वो एडवाइस है वो बाध्य नहीं होता है, उसको स्वीकार करे या फिर ना करे। आर्टिकल 136 क्या करता है? तो स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति जो है वो इसमें दी जाती है। तो एकदम इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 129, आर्टिकल 124, आर्टिकल 132। ठीक है, 45 तो आपको याद ही होगा, 24 आपको मैंने बता दिया। तो सारे आर्टिकल्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो याद होने चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर बन जाएगा। पिछवाई पेंटिंग जो है वो किस देवता से संबंधित है? किस जो डिटी है उससे पिछवाई पेंटिंग जो है वो संबंधित है? पिछवाई पेंटिंग जो है ना वो कृष्ण जी से संबंधित है। ठीक है, वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, तो आपको याद रखना चाहिए। जो कि श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा राजस्थान में रिलेटेड है। ठीक है, श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा राजस्थान से ये रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी। कई सारी पेंटिंग्स होती हैं, तो उनको आपको याद रखना है। जैसे बिहार विशेष में आप टिकुली पेंटिंग ले लो, मधुबनी पेंटिंग ले लो, उसके बाद नागनी पेंटिंग होती है। ठीक है, नागनी पेंटिंग भी होती है। तो कई सारी पेंटिंग्स होती हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि जहां से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, उसकी लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, पिछवाई पेंटिंग हो गया। अब बात आती है साइमन कमीशन के बारे में, कौन कौन सी जो बातें हैं वो सही यहाँ पे दी गई है। ठीक है, साइमन कमीशन के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन कौन सी बातें सही है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और अपना सही उत्तर है वो बताइए। तो पहला है कि इट मेड टू विजिट टू इंडिया। साइमन कमीशन है उसने भारत में 2 बार यात्रा की थी। भारत में उसने
2 बार यात्रा की थी। तो हाँ, भारत में उसने 2 बार यात्रा की थी, ये तो सही है। ठीक है? साइमन कमीशन जो था, जिसे भारतीय वैधानिक आयोग के रूप में जाना जा रहा था, वो जो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसको जो है वो देखने के लिए आया था कि क्या इस ये जो इसका इसको इवैल्यूएशन के लिए आया था, इवैल्यूएशन, इसके एवेल्युएशन के लिए आया था कि क्या इसमें क्या इसको रहा, कैसे वो काम किया, इस पे ये बात करने आया था साइमन कमीशन, जिसको व्हाइट कमीशन भी भारतीय जो है वो उनके द्वारा कहा गया था, क्योंकि इसमें भारतीयों के कोई भी सदस्य नहीं थे। इसमें 7 के 7 जो सदस्य है वो इंग्लिश थे, इस कारण से इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया था। ठीक है? और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। सर जॉन साइमन जो है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन थे? तो सर जॉन साइमन, आपको याद रखना है, आपको याद भी होगा, सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें 7 सदस्य थे। इसमें 2 विजिट किया था। तो दोनों की डेट्स क्या थी? पहला विजिट जो है उन्होंने 28 में किया था। पहला विजिट जो है, पहला विजिट 1928 में किया गया था। ठीक है? आयोग ने पहला विजिट 1928 में किया था, और जो दूसरा विजिट है वो 1929 में किया था। 1929 में किया था। तो यही डेट्स एकदम एग्जैक्ट तो याद नहीं रखना है। 29 और 30 ही जैसे गलत हो गया तो पहला ही केवल सही होगा। तो कौन सा आंसर बन रहा है? ओनली वन, बी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है? केवल एक जो है वो सही है। तो साइमन कमीशन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? उसके बारे में नेक्स्ट आता है कि लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन कौन सी बातें हैं वो आपको बताना है कि करेक्ट है। लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो लॉर्ड कर्जन को आप किस लिए जानते हो? लॉर्ड कर्जन को आप किस लिए जाने हो? तो लॉर्ड कर्जन को आप जानते हो बंगाल विभाजन को लेकर। बंगाल विभाजन को लेकर जानते हो ना? तो लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत का वायसराय बना था। 1899 में भारत का जो है वो वायसराय उस समय वो बना था, और इसने बंगाल का डिवीजन किया था। बंगाल का डिवीजन जो है वो इसने कहा था कि हम प्रशासनिक तौर पे कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सीधा हिंदू और मुस्लिम किया था। हिंदू एंड मुस्लिम को डिवाइड करने का प्रयास किया था बंगाल के डिवीजन में इसने। ठीक है? हिंदू और मुस्लिम को इन्होंने डिवाइड करने का प्रयास किया था। ठीक है? तो ये इनका बहुत जो है वो विवादास्पद निर्णय रहा। बाकी इनके जो कार्य थे वो ऑलमोस्ट ठीक-ठाक थे। ठीक है? ऑलमोस्ट ठीक-ठाक थे। इसने भारतीय इतिहास में अच्छी तरह से जो है वो मतलब एक फाउंडेशन स्टोन अंग्रेजों को इसने तैयार किया था। इस कारण से अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का ग्रेनाइट चट्टान भी इसे कहा जाता है। ग्रेनाइट रॉक इसे कहा जाता है। स्टैब्लिंग द इंग्लिश एम्पायर ऑन ग्रेनाइट रॉक। ग्रेनाइट जो चट्टान है उस पे अंग्रेजी साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए तो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद बोला जाए कि कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा इसने की थी। तो कलकत्ता नियम अधिनियम की भी इनसे घोषणा की थी, अनाउंसमेंट ऑफ कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट। तो ये दोनों जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है? तो इसका एकमात्र गलत निर्णय कौन-सा था? तो बंगाल का विभाजन था। ठीक है? बंगाल का इसका विभाजन था। तो यहाँ से दोनों कथन सही हो गए। बाकी लॉर्ड कर्जन के जो है वो इसने विश्वविद्यालय अधिनियम भी 1904 में बनाया था, तो यह भी आपको याद रखना है। ये इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है? अब आपको बताना है सॉइल के बारे में। भारतीय जो मिट्टी है उसके संदर्भ में आपको जो है वो कथन दिए गए हैं कि कौन-सा सही है, कौन-सा जो है वो सही नहीं है। तो पहला है कि द कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन रादर देन ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ इट। ठीक है? पहला कहा जाए कि लाल मृदा जो है, लाल रंग का जो मिट्टी होता है, उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो उसका लाल रंग जो होता है, वो लोहे के अधिक प्रसार के कारण होता है, ना कि उसका बहुत ज़्यादा रेशियो, बहुत ज़्यादा अनुपात में होता है, इस कारण होता है। नहीं, तो वो अधिक प्रसार के कारण होता है, जो वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है, नॉट हाई प्रोपोर्शन ऑफ आयरन। तो ये क्या है? तो ये सही है। ठीक है? पहला स्टेटमेंट जो है वो रेड सॉइल के बारे में सही है। यह सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस में जो है वो इसमें लैक ये होता है, इसमें पुअर होता है, जो जो जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ऑलमोस्ट जो है वो आप हमारी मिट्टियाँ हैं वो इनमें दिक्कत होता ही है। ठीक है? तो ये दूसरा भी सही हो गया। ठीक है? ये दूसरा भी सही होगा, लेकिन क्या पहला दूसरा का एक्सप्लेन कर रहा है कि डिपोज़िशन के कारण है? तो नहीं, एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है। तो दोनों सही है, लेकिन ए और आर की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कई सारे जो फेस्टिवल है वो आपको दिए गए हैं। स्टैटिक जीके में इस टाइप के फेस्टिवल्स जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो भारतीय स्टेट में
स्टेट भारतीय जो है वो 28, वहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो बार-बार पूछे जाते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले हॉर्नबिल आता है। हॉर्नबिल आता है। हॉर्नबिल कहाँ होती है? तो हॉर्नबिल नागालैंड में होती है। ठीक है? हॉर्नबिल नागालैंड में होती है। तो 1 का 4, 1 का 4 कहाँ है? तो ये तो खत्म, ये तो खत्म। तो हॉर्नबिल तो नागालैंड में होती है। उसके बाद आप देखो कि कौन-सा है? हॉर्नबिल नागालैंड में उसके बाद संगाई फेस्टिवल कहाँ होती है? क्या आपको पता है? 4 के बाद 2 हो गया, 4 के बाद 3 हो गया, यहीं पे डिसाइड आपको करना है। तो संगाई फेस्टिवल मणिपुर में होती है, एकदम एकदम कभी दिक्कत होगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 4 के बाद 2 होगा, तो यही ऑप्शन सी तो बनेगा, ठीक है? ऑप्शन सी ही तो इसका आंसर बनेगा। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में हो जाएगा। उसके बाद जो है वो संगाई महोत्सव मणिपुर में हो जाएगा। फ्लेमिंगो कहाँ होती है? तो फ्लेमिंगो जो होती है वो आंध्र प्रदेश में फेस्टिवल मनाई जाती है। फ्लेमिंगो एक जो है वो पक्षी होता है, तो आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो मनाया जाता है। और हेमिस जो है वो हेमिस महोत्सव हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है? पक्के पागा हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? पक्के पागा हॉर्नबिल वो असम में मनाया जाता है। कई सारे जो है वो खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो कई सारे फेस्टिवल हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उनसे सवाल जो है वो पूछा जाता है। जैसे जगन्नाथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पुरी में मनाया जाता है। कई सारा फेस्टिवल है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है? तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही या फिर कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? इस पे बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली। ठीक है? तो झूमिंग कृषि कहाँ होती है? यह भी सवाल जो है वो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कृषि के बारे में, कि स्थानांतरित शिफ्टिंग कल्टीवेशन कल्टीवेशन जो होता है वो कहाँ-कहाँ होता है, उसके बारे में आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कल्टीवेशन के बारे में बताना है, कि किस एरिया में कैसा होता है। तो यहाँ पे जितने भी, चाहे तो वो भारत के शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो और चाहे तो वो वर्ल्ड के हो, वो दोनों आप एक नोट्स बना के उसको लिख लीजिएगा। दोनों को एकदम एक लाइन से लिखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। जैसे कुमारी होता है, कुमारी भारत की है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये कहाँ है? तो ये अंडमान एंड निकोबार में होता है। ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। ज़ूमिंग तो कौन नहीं जानता? ज़ूमिंग जो शिफ्टिंग कैलिब्रेशन है, वो दक्षिण-पूर्व एशिया में होता है। जो ज़ूमिंग जो है, वो दक्षिण-पूर्व एशिया में होता है, ठीक है? तो सबसे पहला तो हो गया दक्षिण-पूर्व एशिया में ज़ूमिंग हो गया। उसके बाद आती है मिल्पा, उसके बाद आती है मिल्पा। तो क्या मिल्पा जो है, वो मेक्सिको में होती है? हाँ, मेक्सिको में मिल्पा होती है, ठीक है? मेक्सिको में मिल्पा होती है। उसके बाद लदांग जो है, वो श्रीलंका में होती है। लदांग जो है वो श्रीलंका में होती है। ए एशिया में जो है वो लैंडिंग एशिया, एशिया में जो है वो लैंडिंग एशिया, मेक्सिको में जो है वह मिल्पा, और इंडोनेशिया में लदांग, और झूमिंग इंडिया में, इन सब के नाम से जाना जाता है। झूमिंग जो होती है वो दक्षिण पूर्व एशिया में होती है, मिल्पा जो होती है वो मेक्सिको में होती है, और लदांग जो होती है वो इंडोनेशिया में होती है। वो इंडोनेशिया में होती है। तो यहाँ से कौन-कौन सही है? पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा तो गलत हो जाएगा। लदांग श्रीलंका में नहीं होता है। तो कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है 1-2 वाला? तो 1-2 वाला ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। इसको आप देख तो लीजिए। ये रहा पूरा वीडियो, जहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल से जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू को डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे बताइए। क्या मुझे इस तरह से कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं? इफ़ आप लाइक करोगे, अच्छे से कमेंट करोगे, अच्छे व्यूज़ आएँगे, तो मैं इसको जो है वो पार्ट 2 भी इसका कंटिन्यू करूँगा, और ऐसे ही करके कई सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।